नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके और अपने YouTube चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम नेक्स्ट अलग विषय पढ़ने जा रहे हैं। उस विषय का नाम है राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। नया सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक तय किया है सिंचाई के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि सिंचाई में नदी तंत्र आ जाएगा, परियोजना आ जाएगी, बावड़ियाँ, जो भी तालाब वालाब जल से संबंधित जो भी होगा वो इस सिंचाई टॉपिक में आ जाएगा। तो हम आज पूरे पहला टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है सिंचाई। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? सिंचाई। अगर दोस्तों हम सिंचाई के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं, सिंचाई के बारे में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई। सिंचाई कितने प्रकार से होती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें, सिंचाई के 3 प्रकार होते हैं। अगर दोस्तों सिंचाई के 3 प्रकार कौन कौन से हैं वह उसकी बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कुओं व नलकूपों। कुओं व नलकूप। कुओं व नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, और इसके द्वारा नहर, और किसके द्वारा? नहर। और किसके द्वारा? तो ये तालाब के द्वारा। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है यदि राजस्थान में 100% सिंचाई होती है तो उसमें 69% यानी 69% कुओं एवं नलकूपों में होती है। और दोस्तों जिस प्रकार से 100% राजस्थान में सिंचाई होती है तो उसमें 30% नहरों से सिंचाई होती है। कितने प्रतिशत दोस्तों? 30%। और दोस्तों तालाबों से बात करें तो ये कितने परसेंट? तो ये है 1%। 1% तालाब से वर्षा सिंचाई होती है, और नहर से कितने प्रतिशत? तो 30%। और कुओं व नलकूपों से बात करें तो 69% यानी 69। और दोस्तों इसमें भी बात करें कुओं से भी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से होती है? तो कुओं से होती है जयपुर में। कहाँ पर होती है दोस्तों? जयपुर में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और नलकूपों की बात करें, नलकूपों में भी कौन से जगह पे? तो कौन सा जिला? तो भरतपुर में। भरतपुर में सर्वाधिक नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और दोस्तों नहर से बात करें, नहरों से कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो वो होती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ व गंगानगर। हनुमानगढ़ व गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। और दोस्तों तालाबों की बात करें, तालाबों में होती हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली। भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली में तालाबों से सिंचाई होती है, उदयपुर और पाली में। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये तो जयपुर और भरतपुर की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अगर हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में कुओं व नलकूपों से सिंचाई होती है। और दोस्तों हनुमानगढ़ व गंगानगर को हम कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान। कौन सा दोस्तों? उत्तरी राजस्थान। और दोस्तों भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली दक्षिणी मध्यवर्ती राजस्थान। इसमें दोस्तों सिंचाई तालाबों से होती है, अधिकतर 1% तालाब। अगर दोस्तों 100% सिंचाई हो रही राजस्थान में तो 69% कुओं में नलकूपों से, और नहर से 30%, तालाब से 1%। और दोस्तों कुओं में भी सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? तो ये होती है जयपुर में होती है। और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है। और नहरों से हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन कौन से दोस्तों? हनुमानगढ़ व गंगानगर। तालाबों की बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली दक्षिणी मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अगर हम दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब पूछे, अगर आपको एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब पूछे तो वो कौन सा? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब कौन सा? तो वो है मांडल भीलवाड़ा। कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा वाला तालाब सबसे बड़ा तालाब। वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है मांडल कहाँ पर है? तो यह है भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब। किसका दोस्तों? एशिया महाद्वीप की बात है। और दोस्तों अगर पूछे झरनों से सिंचाई कहाँ से होती है? तो झरनों से सिंचाई अगर आपको प्रश्न में मिल जाए, झरनों से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो झरनों से सिंचाई होती है डूंगरपुर। कहाँ पर होती है दोस्तों? डूंगरपुर। झरनों से सर्वाधिक सिंचाई डूंगरपुर में होती है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तालाब कौन सा? तो मांडल भीलवाड़ा। और दोस्तों बात करें इसके बाद में हम देखते हैं जल के परंपरागत स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जल के परंपरागत स्रोत की बात करें। परंपरागत स्रोत ये कौन कौन से स्रोत है तो इसके बारे में मैं अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला
तो बेरी कौन सा है दोस्तों? बेरी की बात करें, बेरी जो नदी नाले तालाब होते हैं उसके पास किनारे बनाए गए छोटे छोटे कुएं क्या कहलाते हैं? बेरी कहलाते हैं। नदी नाले तालाब, नदी नाले हो तालाब हो, नदी नाला तालाब के किनारे बनाए गए छोटे छोटे कुएं, किनारे बनाए गए छोटे छोटे कुएं जिसको क्या कहते हैं? बेरी। क्या कहते हैं दोस्तों? बेरी कहते हैं। बेरी क्या कहा जाता है दोस्तों? बेरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नदी नाले तालाब के किनारे बनाए गए छोटे छोटे कुएं जिनको क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेरी कहते हैं। इसके बाद एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में मिटाता हूँ। सिंचाई की बात करें, सिंचाई 3 तरह की होती है, कुओं व नलकूपों, नहरें, तालाब। इसमें भी अगर राजस्थान में 100% सिंचाई हो रही थी उसमें 69% कुओं व नलकूपों से होगी, और नहर से 30% और तालाब से 1%। और दोस्तों कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? जयपुर में होगी, नलकूप से भरतपुर में, नहरों से हनुमानगढ़, गंगानगर और तालाबों से उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली में होगी। और दोस्तों जल के परंपरागत स्रोतों की बात करें हम, उसमें सबसे पहले हमने देखा बेरी, और नदी नाले तालाब के किनारे बनाए गए छोटे छोटे कुएं जिसको हम क्या कहते हैं? बेरी। दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है, अधिकतर ज़्यादातर BSTC प्री DLED में आता है, तो आप ध्यान रखें आवश्यक। और दोस्तों इसके बाद में बात करें नेक्स्ट स्रोत कौन सा आता है, तो वो आता है तालाब। कौन सा आता है दोस्तों? तालाब। अगर दोस्तों हम तालाब की बात करें, तालाब जो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए छोटे बांध जिसको क्या कहते हैं? तालाब। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए छोटे छोटे बांध जिनको क्या कहते हैं दोस्तों? तालाब। क्या कहते हैं दोस्तों? तालाब। ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए छोटे छोटे बांध जिनको क्या कहते हैं? तालाब। इसका जल का उपयोग किस में आता है? तो जल का उपयोग की बात करें, अगर आपको उपयोग पूछे तो वो होते हैं पशु पेयजल व सिंचाई के। पशु पेयजल व सिंचाई के काम में तालाब का जल सिंचाई व पशु पेयजल के सिंचाई में काम आता है। अगर दोस्तों इसमें भी हम बात करें, इसमें कुछ में 5-4 अन्य उपभाग हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आगोर। अगर दोस्तों आगोर किसे कहते हैं, तो आगोर कहते हैं तालाब के जस्ट आगे खेत होता है उसको क्या कहा जाता है? आगार कहा जाता है। अगर दोस्तों तालाब के पीछे वाला खेत हो उसको पाछोर कहते हैं। और दोस्तों जो तालाब का मुख्य स्थल है उस मुख्य स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आगार। जो आगार होता है उसी को तालाब का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तालाब का हृदय। और दोस्तों जो चारों मेर तालाब के छोटी छोटी दीवारें बनाई गई जिसके माध्यम से पशुओं को गिरने से रोका जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। इसका हम देखते हैं। आगोर तालाब के आगे स्थित खेत। तालाब के आगे स्थित खेत को क्या कहते हैं? तो तालाब के आगे स्थित खेत को आगोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगोर। अगर हम बात करें आगार की बात करें तो आगार किसे कहते हैं? आगार कहते हैं तालाब के मुख्य स्थल को जहाँ अंतिम बार में जब तालाब खाली होता है तब अंतिम बार में भी जहाँ पर पानी भरा रहता है उस मुख्य स्थल कहलाता है। मुख्य स्थल को क्या कहता है? तो आगार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगार कहते हैं। और आगार को ही क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तालाब का हृदय। अगर आपको पूछा जाता है तालाब का हृदय किसे कहते हैं, तो आगार को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? आगार को। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट तो पाछोर। कौन सी बात करें दोस्तों? पाछोर की बात करें, पाछोर किसे कहते हैं? तो तालाब के पीछे का खेत। तालाब के पीछे का खेत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पाछोर। क्या कहलाता है दोस्तों? पाछोर। इसके बाद में हम बात करें पाली की बात करें, पाली तालाब के चारों ओर छोटी छोटी दीवारें बनाई गई। तालाब के चारों ओर छोटी छोटी दीवार बनाई गई जिसके माध्यम से पशुओं को गिरने से रोका जाता है। पशुओं को गिरने से रोका जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पाली। तालाब के चारों ओर
चारों ओर छोटी दीवार बनाई गई उसको पाली कहते हैं, जिसके माध्यम से पशुओं को तालाब में गिरने से रोका जा सकता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों और क्या है तो वो एक होती है बम्बी। क्या होती है दोस्तों? बम्बी की बात करें, बम्बी जो तालाब के किनारे बनाए गए बम्बी, इसकी हम देते हैं बम्बी। इसके माध्यम से कहा जाता है कि बम्बी के माध्यम से तालाब का जल पाताल लोक में जाता है। तालाब का जल किस में जाता है दोस्तों? पाताल लोक में जाता है। पाताल लोक में किसके माध्यम से जल जाता है? तो यह बम्बी के माना जाता है। और दोस्तों अगर और बात करें तो ताल क्या कहलाता है? तो ताल कहलाता है तालाब का ताप मापक स्थल। तालाब का ताप मापक स्थल होता है जिसके द्वारा दोस्तों तालाब का जल स्तर मापा जाता है। जिस प्रकार से जब जल पानी बढ़ता है तो 1-2 करके जो सेंटीमीटर में मापते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ताल कहते हैं। देखिए दोस्तों तालाब की बात हो रही है। तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए छोटे छोटे बांध जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पशु पेयजल व सिंचाई के लिए। इसके बाद में बात करें आगोर किसे कहते हैं? तो आगोर कहते हैं तालाब के आगे स्थित खेत हो। इसके बाद पाछोर जो कि तालाब के पीछे वाला स्थित खेत है उसको क्या कहते हैं? पाछोर कहते हैं। और दोस्तों तालाब का मुख्य स्थल होता है उसको कहा जाता है आगार, और आगार को ही तालाब का हृदय कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में देखा पाली किसे कहते हैं? तो तालाब के चारों ओर छोटी छोटी दीवार बनाई गई जिसके माध्यम से पशुओं को गिरने से रोका जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। और दोस्तों बम्बी की बात करें, इसके माध्यम से तालाब का जल होता है वो पाताल लोक में जाता है कहते हैं। और दोस्तों ताल की बात करें, ताल कौन सा होता है? जो तालाब का ताप मापक इकाई होती है, जल मापक जो जिसके माध्यम से जल स्तर को मापा जाता है। किसके स्तर को माना जाता है दोस्तों? जल स्तर को मापा जाता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बंदा। एक बार देख लेते और सर्वाधिक ताल, अगर आपको पूछे सर्वाधिक तालाबों वाला जिला वो पूछे तो वो कौन सा जिला? वो है भीलवाड़ा। कौन सा दोस्तों? भीलवाड़ा। और दोस्तों तालाबों की नगरी पूछे तो वो कौन सी? वो भी है भीलवाड़ा। कौन सी दोस्तों? भीलवाड़ा। अगर दोस्तों आपको पूछे तालाब वाला जिला तो क्या बताना? भीलवाड़ा नहीं है। तालाब वाला जिला पूछे तो चित्तौड़। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़। कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़। अगर आपको पूछा जाता है तालाब वाला जिला चित्तौड़। और दोस्तों तालाबों का अभ्यारण्य, अगर आपको पूछे तालाबों का अभ्यारण्य, तालाब का अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है सर्वाधिक तालाबों वाला जिला कौन सा? भीलवाड़ा। तालाबों की नगरी भीलवाड़ा, लेकिन तालाब वाला जिला पूछे तो चित्तौड़ बताना। क्या है दोस्तों? चित्तौड़। इसके बाद बात करें तालाबों का अभ्यारण्य कौन सा? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। इसके बाद में हम बात करते हैं बंदा। नेक्स्ट जल का परंपरागत तौर आता है बंदा की बात करते हैं दोस्तों अगर हम बंदा की बात करें, बंदा किसके लिए बनाया जाता है? तो दोस्तों बंदा की बात करें दोस्तों, बंदा बनाया जाता है बंदा। अगर दोस्तों बंदा की बात करें, बंदा किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता तालाब से पूर्व बनाया गया तालाब से पूर्व बनाया गया जिसके माध्यम से तालाब से पूर्व बनाया जाता है बांध। इसके माध्यम से तालाब में जाने वाले अनावश्यक मलबे को रोका जाता है। तालाब से पूर्व बनाया गया बांध जिसके माध्यम से अनावश्यक मलबे को रोका जा सकता है। तालाब में जाने वाले अनावश्यक मलबे को रोका जा सकता है। किसके माध्यम से? ये माध्यम से है कि बंदा का माध्यम से। और दोस्तों जो अगोलिया होता है, अगोलिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगोलिया कहते हैं जो तालाब के किनारे बनाया गया इसको क्या बोलते हैं? अगोलिया के द्वारा इसको बोलते हैं तालाब के किनारे बनाया गया त्रिकोण पत्र। तालाब के किनारे बनाया गया
त्रिकोण पत्र, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अगोलिया। जिसके इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है मानव स्नान के लिए। किसके लिए दोस्तों, मानव स्नान के लिए। मानव स्नान के लिए त्रिकोण पत्र का उपयोग इसके लिए बनाया गया। और दोस्तों इसके बाद में बात करें हम, तो इसके बाद में आती है नाडी, इसको हम कह सकते हैं पोकर। क्या कह सकते हैं दोस्तों, नाडी या पोकर की बात करें दोस्तों, नाडी या पोकर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए, ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए छोटे छोटे तालाब, जिसको क्या कहते हैं, नाडी या पोकर कहते हैं दोस्तों। इसमें जल 5 से 7 माह तक लगभग भरा रहता है। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम नाडी किसने बनवाई, तो वो बनाई थी राव जोधा ने, जो कि कहाँ बनाई, तो वो बनाई जोधपुर में। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब नाडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नाडी कहलाते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग की बात करें, उपयोग पशु पेयजल के लिए। किसके लिए दोस्तों, पशु पेयजल के लिए। और दोस्तों इसमें बात करें नाडी का सर्वप्रथम नाडी किसने बनवाई, तो सर्वप्रथम नाडी बनवाई थी दोस्तों राव जोधा ने। नाडी बनवाई, ये बनाई राव जोधा ने। किसने बनाई दोस्तों, राव जोधा ने बनाई। और दोस्तों कहाँ बनवाई, तो ये बनवाई जोधपुर में। कहाँ पर बनवाई दोस्तों, जोधपुर में राव जोधा ने नाडी बनाई, जो कि राजस्थान की प्रथम नाडी थी। इसके बाद में बात करें दोस्तों, वो आता है आपके जोहड़। कौन सा आता है दोस्तों, जोहड़। अगर दोस्तों हम जोहड़ की बात करें, शेखावटी क्षेत्र में बनाए गए कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है, तो इसको कच्चे कुएं को कहा जाता है जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जोहड़ कहते हैं। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है जोहड़ किसे कहते हैं, तो वो शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं बनाए गए, उसको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जोहड़ कहते हैं। जोहड़ का सबसे गहरा स्थान क्या कहलाता है, जोहड़ का सबसे गहरा स्थान की बात करें, गहरा स्थान क्या कहलाता है, तो गहरा स्थान क्या, हमारी भाषा में कह सकते हैं हम पिंदा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पिंदा को कहते हैं चोबी। क्या कहते हैं दोस्तों, चोबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चोबी कहते हैं। जो जोहड़ का सबसे गहरा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चोबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चोबी कहते हैं। और दोस्तों हम बात करें बीजाणा का जोहड़, पिथाणा का जोहड़, पिताणा का जोहड़ और दोस्तों सेठानी का जोहड़, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ये तीनों हैं चूरू। कहाँ पर हैं दोस्तों, चूरू हैं। सेठानी का जोहड़, पितानी का जोहड़ और सेठानी का जोहड़ और बीजाणा का जोहड़, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हैं चूरू में। और दोस्तों बात करें जोहड़ को मारवाड़ या ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बेरा। क्या कहा जाता है दोस्तों, बेरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बेरा। और अगर हम बात करें, एक कुआं है बटाड़ू का कुआं। कौन सा कुआं दोस्तों, बटाड़ू का कुआं की बात करें, बटाड़ू का कुआं कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर। कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कराया था गुलाब सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों जो बटाड़ू का कुआं है, इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया है। और दोस्तों इसका निर्माता गुलाब सिंह है। इसे क्या कहते हैं, इसे रेगिस्तान का, बटाड़ू का कुआं को इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बटाड़ू का कुआं को। दोस्तों ये बंदा राजस्थान की प्रमुख जल परंपरागत स्रोत। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें राजस्थान भूगोल के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।